I am Ravindra Kumar Behera. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the working principles and how the cyclotron works. And today we are going to discuss a new thing, that is Biot-Savart's law. That is Biot-Savart's law. ये Biot-Savart's law क्या होता है कि कोई भी एक कंडक्टर में अगर करंट मेरा फ्लो करता है तो वहां पे जो साइड में उसके जो चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसका वैल्यू कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। देखो इधर बायो-सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है कि मान के चल कि यहाँ पे कोई कंडक्टर है, यहाँ पे कोई एक कंडक्टर है और यहाँ पे मेरा करंट आई चल रहा है। क्या चल रहा है? करंट आई चल रही है। कुछ भी कंडक्टर का लेंथ हो सकता है। हाँ, तो आइदर मुझे पॉइंट पी इधर लेना है या इधर लेना है, कोई भी डायरेक्शन पे मुझे पॉइंट पी लेना है। कोई भी एरिया में, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, किसी भी एक पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है समझ में? हमने क्या पढ़ा था? When the charge particle moves in the conductor, then magnetic field is created. Magnetic field कहाँ पे क्रिएट होता है? उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है समझ में? उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जब चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, हमको ये पता करना है। सो बायो-सावर्ट्स लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द magnetic field due to a conductor in which current or the charge particle flows. current flow होने से मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और उसी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम बायो-सावर्ट्स लॉ यूज करके करेंगे। देखो इधर कैसे होता है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो कंडक्टर में करंट चल रहा है, तो ये जो पॉइंट P मैंने लिया हूँ, मुझे पता नहीं है कि ये पॉइंट P क्या एंगल बना रहा है। कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक छोटा सा स्मॉल एरिया, यहाँ से कोई छोटा सा स्मॉल एरिया मैंने कंसीडर किया। आया समझ में कि नहीं? कोई छोटा सा स्मॉल एरिया मैंने कंसीडर किया। आया समझ में? अब जो स्मॉल एरिया मैंने कंसीडर किया, उसी स्मॉल एरिया नहीं, स्मॉल लेंथ मैंने कंसीडर किया। क्या मैंने कंसीडर किया? स्मॉल लेंथ मैंने कंसीडर किया। स्मॉल लेंथ को मैं ले रहा हूं, लेंथ इसका dl में ले रहा हूं। स्मॉल लेंथ में किधर ले रहा हूं? dl ले रहा हूं। और यहां से जो पॉइंट P है, मान के चलिए ये मेरा थीटा एंगल कर रहा है, आया समझ में? आ रहे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है। कोई भी एक कंडक्टर में मेरा करंट फ्लो कर रहा है और कोई भी एक पॉइंट P पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो टोटल कंडक्टर के लिए मैं डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकता। तो इसीलिए मैंने क्या किया ना, मैंने कोई स्मॉल एलिमेंटरी एरिया, मतलब कोई स्मॉल लेंथ, मैंने कोई कंडक्टर का स्मॉल लेंथ को मैंने कंसीडर किया। स्मॉल लेंथ है उसका dl, और वो dl थीटा एंगल बना रहा है पॉइंट P के साथ। और यहां से ये वाला डिस्टेंस r है। यहां से ये वाला डिस्टेंस क्या है? r है। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, हमने बायो-सावर्ट्स लॉ ने बोला कि भाई जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? उसके बाद dv प्रोपोर्शनल टू dl। स्मॉल एलिमेंट जो लेंथ है, स्मॉल एलिमेंट का जो लेंथ है उसी को प्रोपोर्शनल होगा dv प्रोपोर्शनल टू dl। dv प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा के साथ जो एंगल बना रहा था कंडक्टर और स्मॉल एलिमेंट लेंथ पॉइंट P के साथ, उसी का साइन के साथ ही प्रोपोर्शनल होगा। फिर से dv प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ऐसा समझ में? आ रहे हाँ या ना? dv प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आया समझ में कि नहीं? ये dv एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना?
तो इन सबको कंबाइनिंगली लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, dv प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, dv प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। तो मुझे क्या मिला ना, dv इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो इक्वल साइन लूंगा, एक कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करूंगा, वो कांस्टेंट का नाम है म्यू नॉट बाई 4 पाई। वो कांस्टेंट का नाम क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर, dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बायो-सावर्ट्स लॉ। भाई यही मेरा बायो-सावर्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन है। आया समझ में कि नहीं? ये मेरा बायो-सावर्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अरे हाँ या ना, तो dv इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड मेरा वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा वेक्टर है, तो उसी को देखो, ये एक छोटा एलिमेंट के लिए स्मॉल ए लेंथ dl के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। पूरा कंडक्टर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसी को भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पूरा मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं इस तरह लिख सकता हूँ, dv का इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट I बाई 4 पाई dl sin थीटा बाई r स्क्वायर, dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। मैं इसका पूरा इंटीग्रेशन करूंगा। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? ओके, अब इसका वेक्टर फॉर्म लिख लो। इसका वेक्टर फॉर्म ये होता है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट I बाई 4 पाई। देखो यहाँ पे वेक्टर कौन कौन है, यहाँ पे वेक्टर dl को वेक्टर हम बनाएंगे। कैसे वेक्टर बनाएंगे? करंट मेरा वेक्टर नहीं है मगर करंट का डायरेक्शन है, करंट मेरा वेक्टर नहीं है मगर करंट का डायरेक्शन है। तो करंट के डायरेक्शन में हम dl का डायरेक्शन लेंगे, करंट का डायरेक्शन में हम dl का डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे sin थीटा आया है तो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। sin थीटा आया है मतलब मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, a क्रॉस b इक्वल टू ab sin थीटा। आया समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ म्यू नॉट I बाई 4 पाई dl sin थीटा, सुन जरा से, dl sin थीटा r, यहाँ पे r q, यहाँ पे n क्या मैंने किया थी इधर से? डायरेक्ट किसी को यहाँ पे मैं वेक्टर नहीं बना सकता, तो इसलिए यहाँ पे एक r को मैंने मल्टीप्लाई किया, नीचे एक r को डिवाइड किया, r को मैंने मल्टीप्लाई किया और r को मैंने नीचे डिवाइड किया। तो यहाँ पे क्या बन गया, म्यू नॉट पाई बाई 4 पाई dl sin थीटा r बाई r क्यू, और मैंने एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया ताकि डायरेक्शन आ जाए मेरे। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ म्यू नॉट I बाई 4 पाई dl क्रॉस r बाई r क्यू, dl क्रॉस r बाई r क्यू, दिस इज द वेक्टर, आया समझ में कि नहीं? म्यू नॉट I बाई 4 पाई dl क्रॉस r बाई r क्यू। आया समझ में? ना इसमें कोई दिक्कत है, आ रहे हाँ या ना? ओके, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। ये था उसका मैग्नीट्यूड का पार्ट, अब डायरेक्शंस के पार्ट को आता है। कैसे पता चलेगा कि भाई डायरेक्शंस कैसे निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड का? कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो एक डायरेक्शंस कैसे निकालोगे? क्या निकालोगे ना, हमको यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? मान के चल के ये मेरा कंडक्टर है, अब ये कंडक्टर में करंट मेरा ऊपर की तरफ चल रहा है, देख इधर, ये मेरा कंडक्टर है और करंट मेरा इस तरफ चल रहा है। मुझे पूछा गया पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मुझे पूछा गया पॉइंट Q पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। आया समझ में? अच्छा, इसे मैं मिटा देता हूं। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि राइट हैंड थंब रूल बोलता है कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ो, होल्ड द कंडक्टर in the right hand
such that hold the conductor in the right hand such that thumb points in the direction of current. Thumb points in the direction of current. Then curl the fingers of right hand, and it will give the direction of magnetic field. It will give the direction of magnetic field. आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? आ रहे हैं या ना? Hold the conductor in the right hand so that the thumb points in the direction of current. मतलब ऐसे मान के चल कि ये मेरा कंडक्टर है, अच्छी तरह से देखिए, ये मेरा कंडक्टर है और करंट मेरा मान के चल के ऊपर की तरफ चल रहा है, करंट मेरा ऊपर की तरफ चल रहा है। मुझे ये साइड में अच्छी तरह से देखिए, मुझे ये साइड में मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैं क्या ऐसे पकड़ा, ऐसे इस तरह पकड़ना है कि मेरा जो थंब है that will point in the direction of current. करंट मेरा ऊपर तरफ है तो इस तरह मुझे पकड़ना है, ये मेरा ऊपर की तरफ जाए। और ये जो 4 अंगुली है, 4 फिंगर है, इससे मुझे कॉर्ल करना है, और मुझे देखना है कि ये किस तरह पॉइंट कर रहे हैं। That direction will give the direction of magnetic field. मान के चल कि इधर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए और करंट मेरा ऊपर की तरफ है, तो करंट मेरा ऊपर की तरफ, तो ऐसे मैंने किया और इसे यहाँ पे अंदर की तरफ। ये जो 4 अंगुली है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, अरे हाँ या ना, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो ये वाला हो गया इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। मान के चल के इधर मेरा निकालना है, तो ये कैसे, ये ऐसे कर्ल होके जब ये साइड को आएगा तो कैसे दिखाई देगा तुझे? बाहर की तरफ दिखाई देगा। अरे हाँ या ना, इस तरफ दिखाएंगे, इधर साइड में दिखाएंगे तो क्या दिखाई देगा? बाहर की तरफ दिखाई देगा। आया समझ में? नहीं, ये इधर है तो ये वाला अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ है तो ये वाला ऐसे बाहर की तरफ, तो ये वाला आउटवर्ड होगा, ये वाला इनवर्ड होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और इसे लिखेंगे आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर। आया समझ में कि नहीं? इनटू के लिए हम इसे क्रॉस लगाते हैं, आउटवर्ड के लिए हम इसे पॉइंट लिखते हैं। इनटू के लिए हम इसे क्रॉस लगाते हैं, आउटवर्ड के लिए हम इसे पॉइंट लगाते हैं। आया समझ में? आ रहे हैं या ना? बहुत सारे एग्जांपल्स हम कर सकते, तुम करोगे खुद भी। हुआ? देखो इधर मैं कैसे करता हूँ। मान के चलो कि करंट मेरा इधर चल रहा है और मुझे यहाँ पे चाहिए या यहाँ पे चाहिए, कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड? ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट Q है, क्या होगा डायरेक्शन? करंट मेरा इस तरफ चल रहा है, डाउनवर्ड करंट चला, इसे राइट हैंड में मुझे पकड़ना है। सुन जरा, राइट हैंड में मुझे पकड़ना है और मुझे थंब को डाउनवर्ड करना है, ऐसे। हुआ? होल्ड मैंने किया, ऐसे, ये वाला ऐसे नीचे तक आया। आया समझ में कि नहीं? और ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है? ये वाला पॉइंट इधर कर रहा है, इनवर्ड। अरे हाँ या ना? तो इधर होगा इनवर्ड, और ये वाला जब ऐसे घूम के आएगा तो ये वाला क्या दिखाई देगा? नहीं, मुझे आउटवर्ड दिखाई देगा। अरे हाँ या ना? ये डाउनवर्ड जा रहा है और ये वाला पॉइंट मेरा इनवर्ड की तरफ है। जब ये घूम के इधर आएगा तो ये क्या होगा? आउटवर्ड। तो ये वाला हो जाएगा आउटवर्ड, ये वाला हो जाएगा इनवर्ड। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत है? अब और एक बार देखते हैं। ये वाला पॉइंट P, ये वाला पॉइंट Q, करंट मेरा ऐसे जा रहा है, करंट मेरा ऐसे जा रहा है। आया समझ में? तो क्या होगा? ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आया, मेरा थंब कैसे रहेगा? थंब मेरा ऐसे रहेगा और मैंने ऐसे होल्ड किया, ऐसे आएगा, ऐसे मैंने होल्ड किया। तो जब देखा मैंने ये पॉइंट मेरा क्या आ रहा है? ये पॉइंट मेरा बाहर की तरफ आ रहा है। ये पॉइंट से मुझे क्या आ रहा है? बाहर की तरफ। ये जब ऐसे घूम के इधर वाले पॉइंट को आएगा तो ये दिखाई देगा, इनवर्ड दिखाई देगा। डायरेक्शन मेरा ऐसे है और मेरा पॉइंट मेरा आउटवर्ड है, तो ये मेरा बन जाएगा आउटवर्ड, ये मेरा बन जाएगा इनवर्ड। आया समझ में कि नहीं? ये मेरा आउटवर्ड, ये मेरा इनवर्ड। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? अब आओगे इस तरह का, इधर ये वाला पॉइंट P
और ये वाला पॉइंट Q, डायरेक्शंस निकालो। इधर करंट मेरा चल रहा है तो कैसे होगा, देखो इधर ये वाला करंट इस तरह का है तो मेरा थंब इस तरफ आया। थंब को मुझे करंट का डायरेक्शंस में लेना है और बाकी को मुझे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में लेना है। तो ये वाला इस तरह आया और ये वाला अंदर की तरफ चले। अब ये वाला घूम के बाहर की तरफ आएगा, ये है इस तरह अंदर की तरफ, घूम के बाहर की तरफ। तो ये वाला अंदर की तरफ, ये वाला बाहर की तरफ। आया समझ में? अरे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। हो गया। तो ये वाला जो राइट हैंड थंब रूल है, ये सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट मेरा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुम निकाल सकते हो। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके सारे चीज लिख लो, आगे बढ़ते हैं। इसका एप्लीकेशन लिखते हैं। नेक्स्ट दिखेंगे इसका थोड़ा एप्लीकेशंस, किसका ना बायो-सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस पे नंबर 1 पे आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, magnetic field due to a straight conductor carrying current मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। देखो इधर कैसे होता है स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट में कैसे होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट को डिस्कशन करें। इसमें क्या हुआ, देखो मैंने कंडक्टर लिया जिसमें करंट आई चल रहा था और इसमें से 2 पॉइंट मैंने कंसीडर किया। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट मेरा बी है और ये मेरा पॉइंट मान के चल कि कोई पॉइंट मेरा पी है, ये मेरा पॉइंट पी है। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? ये मेरा पॉइंट पी है। आया? ओके। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा आर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा आर है और ये मेरा थीटा है और यहां से ये मेरा डिस्टेंस एल है, यहां से यहां मेरा डिस्टेंस एल है। आया समझ में कि नहीं? अब मैंने क्या किया, मुझे पॉइंट पी पे ये करंट जो आई फ्लो हो रहा है इसके लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसके लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉइंग बनाया। तो यहां से पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आया समझ में? परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया इसका डिस्टेंस है डी डिस्टेंस पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये वाला एंगल को भाई मान लो फाई, ये वाला एंगल को भाई मान लो फाई। आया समझ में? अरे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। यहां तक सबका हो गया ना? कोई दिक्कत हो रहा है इसमें? यहां तक सबका हो गया? ओके। देखो तो मुझे पता है कि कोई भी करंट जब जाता है तो वहां पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, dB इक्वल टू म्यू, बायो-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करके हम लिख सकते हैं, अप्लाइंग बायो-सावर्ट्स लॉ। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। यही वाला एंगल हम लेते हैं। पॉइंट बी से पॉइंट पी का कौन सा एंगल है, वही वाला एंगल हम लेते हैं, थीटा। चलिए म्यू नॉट I बाई 4 पाई dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे चीज को मैं पुट करता चलूंगा। देखो इधर ये इक्वेशन 1 मैंने मान लिया। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल PAB में थीटा प्लस फाई इक्वल टू मुझे 90 डिग्री मिला है। थीटा प्लस फाई इक्वल टू मुझे क्या मिला है, 90 डिग्री मिला है। थीटा प्लस फाई इक्वल टू मुझे 90 डिग्री मिला है। थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो मैं थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ 90 माइनस फाइव। थीटा इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, 90 माइनस फाइव। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा, साइन ऑफ 90 माइनस फाइव। तो साइन थीटा इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, कॉस फाइव। साइन थीटा इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, कॉस फाइव। आया समझ में? अरे हाँ या ना? साइन थीटा इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा, कॉस फाइव। अब देखो उसके बाद देखो मुझे cos फाई का वैल्यूज कौन से ट्रायंगल पे, वही वाला ट्रायंगल PAB में मुझे cos फाई का वैल्यू चाहिए। देखो इधर cos फाई हुआ तो क्या हो जाएगा, D बाई R, ये वाला बेस, ये वाला हाइपोटेन्यूज D बाई R। तो
आर इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, डी बाई कॉस फाई। आर इक्वल टू मुझे क्या लिख सकता हूं मैं, डी सेक फाई लिख सकता हूं। आ रहे हाँ या ना? ओके, ये वाला इक्वेशन 1 था, ये वाला इक्वेशन 2 था, ये वाला इक्वेशन 3 था। आया समझ में? देखो मुझे इधर साइन थीटा का वैल्यूज मिल गया है, मुझे आर का वैल्यूज मिल गया है, मुझे डीएल का वैल्यू चाहिए। कैसे डीएल का वैल्यू निकालते हैं? वही वाला ट्रायंगल पे पीएबी में tan phi इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं, L बाई डी। tan phi इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं, L बाई डी। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, d tan phi। L इक्वल टू क्या हो जाएगा, d tan phi। दोनों तरफ से डिफरेंशिएट कर लो, दोनों तरफ से डिफरेंशिएट कर लो। इसे मैं लिख सकता हूं dl, d कांस्टेंट है बाहर आएगा, tan phi का डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर phi d phi। ये वाला इक्वेशन 4 है, ये वाला इक्वेशन 4 है। dl इक्वल टू क्या हो जाएगा, d sec स्क्वायर phi d phi। आया समझ में कि नहीं? 2 3 4, ये 2 3 4 का वैल्यूज लेके 2 3 4 का वैल्यूज लेके डाल दो इक्वेशन 1 पे। 2 3 4 का वैल्यूज लेके डाल दो इक्वेशन 1 पे। इक्वेशन 1 मेरा क्या था ना, dB इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई dl के जगह लिख लो d sec स्क्वायर फाई d फाई। साइन थीटा का वैल्यूज क्या है मेरा, cos फाई। r का वैल्यूज है d sec फाई, d sec फाई का स्क्वायर, d sec फाई का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। चलो अब क्या करेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, यहां पे आता है मेरा d sec स्क्वायर फाई cos फाई d फाई डिवाइडेड बाई d स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। आया? तो d से d कैंसल आउट, एक हो गया sec स्क्वायर फाई भी कैंसल हो गया, एक db मेरा आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई sec स्क्वायर कैंसल आउट, db कैंसल आउट, ऊपर में आएगा cos फाई d फाई, यहां पे आएगा 4 पाई d। आया समझ में? ये वाला आता है छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड फॉर द स्मॉल पार्ट ऑफ द लेंथ। अगर मैंने यहां से एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किया था dl, यहां से छोटा सा लेंथ में कंसीडर करूं dl, देखो मैं क्या करता हूं, ये जो छोटा सा लेंथ अगर मैंने dl कंसीडर किया था, तो उसी के लिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसी के लिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा dv इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई d cos फाई d फाई। तो पूरा टोटल के लिए देखो इधर टोटल के मतलब यहां से कंडक्टर मान लो कि कंडक्टर मेरा xy है, कंडक्टर मेरा x से y तक है। तो यहां से ये वाला एंगल घूमेगा, दिखाता हूं कैसे एंगल घूमेगा। ये वाला जब आएगा यहां से, सुन जरा, कहां से लोगे, ये परपेंडिकुलर से लोगे। आया समझ में कि नहीं? परपेंडिकुलर से एंगल लोगे, परपेंडिकुलर के ऊपर की तरफ चलेंगे तो फाई 1 पॉजिटिव फाई 1 लेंगे, परपेंडिकुलर से नेगेटिव नीचे की तरफ आएंगे तो क्या लेंगे ना, अच्छा यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूं फाई 2 मगर लेंगे माइनस फाई 2। क्यों? क्योंकि देख इधर ये बेस लाइन है, बेस लाइन से ऊपर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? तो यहां से हमने मेजर करना शुरू किया। देखो फाई कहां से कहां है, परपेंडिकुलर से यहां तक, परपेंडिकुलर से यहां तक मेरा फाई है। ऐसा समझ में कि नहीं? परपेंडिकुलर से जब फाई तक यहां तक है तो टोटल एंगल पूरा कंडक्टर को कवर अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लिमिट ऐसे लेना पड़ेगा, ऊपर से फाई 1 नीचे से फाई 2। ये वाला पॉइंट यहां से ज्वाइन करता है और ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक एंगल कवर कर देता है। आया समझ में? तो जब मैं इंटीग्रेट बोलूंगा तो टोटल का इंटीग्रेशन में लूं तो dv तो मेरा 0 से b तक आ जाएगा, मगर यहां से जो करूं तो क्या करूंगा, लोअर लिमिट क्या है, फाई 2 है, तो लोअर लिमिट में मैंने क्या करूंगा, माइनस ऑफ फाई 2 से ऊपर वाला पॉजिटिव फाई 1। माइनस क्यों ना, नीचे की तरफ जा रहा है। आया समझ में? अच्छा ओके। तो म्यू नॉट आई बाई
4 पाई डी cos फाई डी फाई, इसका ही इंटीग्रेशन होगा। आया समझ में? अरे हाँ या ना? तो इसे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, देखो कैसे करते हैं। तो इसका वैल्यूज क्या होगा, डीवी का वैल्यूज क्या हो जाएगा, बी 0 से बी तक म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी cos फाई डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन फाई लिमिट फ्रॉम माइनस फाई 2 से फाई 1 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, यहाँ पे साइन फाई के जगह फाई 1 माइनस ऑफ साइन माइनस फाई 2। आया समझ में? तो b माइनस 0 मेरा क्या बन गया, b म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन फाई 1 माइनस, ये वाला साइन माइनस तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस साइन माइनस ऑफ फाई 2 का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ साइन फाई 2। आया समझ में? ओके, तो b इक्वल टू क्या बन गया मेरा ना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन फाई 1 माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ फाई 2। ओके, this is the required expression for the magnetic field. This is the required expression for the magnetic field due to a straight conductor which carries current. आया समझ में? अरे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सप्रेशन मेरा क्या आया था, मेरा एक्सप्रेशन आया था कि b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2, ये मेरा एक्सप्रेशन आया था। सुन जरा क्या होता है, ये जो फाई 1 फाई 2 तुमने कैसे चूज किया, क्या परपेंडिकुलर लाइन से ऊपर की तरफ चलेगा तो फाई 1 को पॉजिटिव, नीचे की तरफ आएगा तो फाई 2 नेगेटिव। आया समझ में? ओके ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन से दोनों तरफ का एंगल मेजर करना है और कुछ नहीं, याद रखना परपेंडिकुलर लाइन से दोनों पार्ट को कवर करते हुए एंगल मेजर करना है। ओके, ये केस 1 में एक आएगा, सुन जरा यहाँ पे 3 चीज हम करेंगे, 3 या 4 चीज करेंगे। केस 1 एक आएगा, फॉर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, और an infinite long straight conductor, infinite long straight conductor के लिए phi 1 और इक्वल टू phi 2, दोनों phi 1 और phi 2 मेरा क्या आएंगे ना 90 डिग्री आएंगे। क्या आएंगे? 90 डिग्री आएंगे। कैसे देखो, ये एक परपेंडिकुलर है, सुन जरा, एक परपेंडिकुलर है और किसके ऊपर है ना, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, बहुत बड़ा सा इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। तो पूरा एंड से जब ये वाला लेंगे, सुन जरा, ये वाला लेंगे तो क्या यहां से यहां का लेंथ इक्वल टू यहां का यहां सा लेंथ हो जाएगा। बहुत बार मैंने ये वाला बोला हूं कि कोई एक इनफाइनाइट लॉन्ग लेंगे तो उसका जो परपेंडिकुलर साइड है वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसका बेस का लेंथ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे भी ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा। अरे हाँ या ना, इस तरफ भी वही होगा, तो यहाँ पर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला पे डालेंगे तो b इक्वल टू ये वाला एंगल में 90 डिग्री हो जाएगा, यही वाला है उसका, ये 90 हुआ तो ये वाला पूरा यहाँ के तो कोइंसाइड हो जाएगा, परपेंडिकुलर सॉरी बेस हाइपोटेन्यूज के साथ कोइंसाइड हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर के साथ यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी 1 प्लस 1 दैट इज 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, तो मुझे b मिलेगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। क्या मिलेगा मुझे, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। उसी तरह कोई एक फाइनाइट कंडक्टर के लिए मान के चल कि एक तरफ फाइनाइट है और दूसरे तरफ इनफाइनाइट है, उसका भी मैं दिखाता हूं। ये वाला केस 1 था, अब केस 2 के लिए करेंगे। केस 2 के लिए करते हैं।
केस 2 के लिए क्या है देखो, फॉर पॉइंट P, सॉरी इफ द पॉइंट P, if the point P lies nearer to one end of the conductor, one end of the conductor, one end of the conductor, point P lies nearer to one end of the conductor. देखो पॉइंट P अगर एक तरफ को एंड है, कोई भी phi 1 के तरफ एंड होगा या phi 2 के तरफ एंड होगा, जिसके तरफ एंड होगा, सुन जरा, इनफाइनाइट पे एंगल करा पाई बाई 2 आएगा, एक पॉइंट के लिए होगा तो वो वाला जीरो आ जाएगा, नियरर होगा तो जीरो आ जाएगा। पॉइंट P लाइज नियरर टू द वन एंड ऑफ द कंडक्टर, ये जो वन एंड है मान के चल phi 1 के तरफ, मतलब मेरा कंडक्टर ऐसा है और पॉइंट P मेरा ऐसा है, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे नियरर है, तो यहाँ पे जो नियरर है ये जो phi 1 आएगा, phi 1 के तरफ नियरर है, मान के चल कि phi 1 के तरफ नियरर है, तो phi 1 मेरा 0 आएगा, phi 2 मेरा pi by 2 आएगा, phi 1 के तरफ नियरर, phi 2 के तरफ इनफाइनाइट पे है, phi 2 के तरफ इनफाइनाइट पे है, आया समझ में कि नहीं, phi 2 के तरफ इनफाइनाइट पे है, तो phi 2 के तरफ इनफाइनाइट पे है, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन phi 1 के जगह 0, साइन phi 2 के जगह पाई बाई 2, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, तो यहाँ पे कोई फाइनाइट कंडक्टर वन एंड अगर मेरा फाइनाइट हुआ तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। एक एंड मेरा क्या हो जाता है, एक एंड मेरा अगर फाइनाइट हुआ तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। केस 3 पे दिखो, केस 3 पे दिखो, अगर पॉइंट P जो है मेरा ये अलोंग द कंडक्टर आ गया, पॉइंट P lies on the axis of the conductor, on the axis of the conductor, एक्सिस ऑफ द कंडक्टर आ जाएगा, सुन जरा यहां से, एक्सिस ऑफ द कंडक्टर आ जाएगा, तो यहां पे देखिए इस तरह अगर मेरा पॉइंट P आ गया तो यहां पे क्या होगा, एक के लिए phi 1 0 हो जाएगा क्योंकि अलोंग द कंडक्टर, एक ऊपर के तरफ ऐसे चलेगा और दूसरा ऐसे चलेगा, एक ऐसे चलेगा एक ऐसे चलेगा, तो एक के लिए अगर ये पॉइंट है इसके साथ क्या करेगा, 0 करेगा, और दूसरे के साथ 180 डिग्री करेगा, दूसरे के साथ 180 डिग्री करेगा। अरे हाँ या ना, तो ये मेरा b इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन phi 1 के जगह 0, phi 2 के जगह पाई। यहां पे और जी माइनस डालना नहीं है नेगेटिव, क्योंकि तुमने ऑलरेडी डेरिवेशन पे नेगेटिव phi 2 ले चुका है, हुआ, तो यहाँ पे और -5 मत डालना, तो 0, ये भी 0, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर मेरा पॉइंट P, सुन जरा, मेरा कंडक्टर में करंट चल रहा है तो उसके चारों तरफ मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मुझे मिलेगा, कंडक्टर के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। आया समझ में? नहीं, कंडक्टर के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, एक कंडक्टर के ऊपर मेरा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होगा, तो ये वाला। तो केस 4 जो इंटरेस्टिंग वाला चीज है, जो केस 4 मेरा लास्ट चीज है, वो क्या है मेरा, कि पॉइंट P इज सिमेट्रिक, पॉइंट P इज सिमेट्रिक, पॉइंट P इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, देखो डायग्राम इस तरह बनेगा कि डायग्राम मेरा इस तरह बनेगा, ये मेरा कंडक्टर था, ये मेरा परपेंडिकुलर था, यहां से जितना एंगल वो बना रहा है वहां से भी उतना एंगल ये मेरा बनाएगा। आया समझ में कि नहीं, यहां से जितना एंगल बनाएगा यहाँ पे भी उतना एंगल बनाएगा, मतलब इक्वली सिमेट्रिक है, हुआ। तो यहां से कैसे मुझे मिलेगा भाई, डाल दो वहां पे, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन फाई प्लस साइन फाई। आया समझ में? अरे हाँ या ना, सिमेट्रिक का मतलब क्या है भाई ना, phi 1 इक्वल टू phi 2 इक्वल टू फाई। आया समझ में? तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा ना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी 2 साइन फाई
तो म्यू नॉट आई बाई 2πd साइन फाई। तो तुम यहां से साइन फाई का वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, साइन फाई का वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हो। अरे हाँ या ना, ये वाला d है, समझो ये वाला d है, यहां से इतना का लेंथ है l, तो यहां से इतना का लेंथ क्या आएगा l/2, यहां से इतना का लेंथ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2πd साइन फाई के जगह p बाई h, ये वाला क्या हो जाएगा d स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर का रूट, d स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर का रूट। तो क्या मुझे मिलेगा ना l/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर का रूट। आया समझ में, यही वाला मुझे मिलेगा। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, छोटे दो तीन न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो इधर क्या हुआ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए एज शोन इन द फिगर। ये डायग्राम है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका साइड है ए और इसमें कोऑर्डिनेट इस तरफ है, और मुझे सेंट्रॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये सेंट्रॉइड का नाम भाई दे दो O। आया समझ में? तो कैसे करेंगे, पहला बात है जहां से हुआ बेस लाइंस को एक देखो, यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड, यहां से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लो, ये जो परपेंडिकुलर इधर आएगा तो ये परपेंडिकुलर भी इधर चलेगा, ये भी इधर चलेगा, सेम डिस्टेंस होगा। अरे हाँ या ना। अब यहां से ये पॉइंट को ज्वाइन कर लो, यहां से ये पॉइंट को ज्वाइन कर लो। वाह, जब ज्वाइन करोगे तो ये 90 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 30, बाइसेक्टिंग सेंट्रॉइड को ज्वाइन कर रहा है तो मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। तो 90 30 ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा भी 60 डिग्री। आया समझ में कि नहीं? अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड किधर चल रहा है, देख इधर स्ट्रेट कंडक्टर से ऐसे जा रहा है, मैंने कोऑर्डिनेट इधर देखा, यहाँ पे पॉइंट को क्या आएगा इनवर्ड। सुन जरा, यहाँ पे तीन मैग्नेटिक फील्ड आएगा B1 B2 B3। एक का वैल्यूज बाहर निकाल लो, तीनों के लिए वैल्यू सेम आएगा, तीनों के लिए वैल्यू सेम आएगा मैग्नेटिक फील्ड, बट डायरेक्शन हमको दिखना है। तो पहले मुझे B1 निकालना है, B1 का वैल्यू आएगा म्यू नॉट आई बाई 4πd साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यही वाला फॉर्मूला था ना, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो देखो इधर फाई 1 भी 60 है, फाई 2 भी 60 है, फाई 1 भी 60 है, फाई 2 भी 60 है। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये डी, ये वाले वैल्यूज यहां से यहां तक का वैल्यूज निकालो। अगर ये मेरा ए है, सुन जरा अच्छी तरह से, ये अगर मेरा ए है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा a/2 होगा। तो ये वाला कैसे निकालोगे, मान के चल कि ये O है, ये वाला पॉइंट K है, ये वाला O है, ये वाला पॉइंट K है। tan 30 डिग्री इक्वल टू कौन सा ट्रायंगल में ना OKB ट्रायंगल में, ट्रायंगल OKB में tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा OKY BK। tan 30 मेरा 1/√3, ओके मुझे फाइंड आउट करना है, बीके मेरा है a/2। तो ओके इक्वल टू क्या बन गया मेरा ना a/2√3। ओके मेरा क्या बन गया a/2√3। आया समझ में? तो 4πd के जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा a/2√3 और फाई 1 के जगह मैं क्या लिखूंगा 60 डिग्री, फाई 2 के जगह भी मैं 60 डिग्री। यहाँ पे माइनस मत डालना क्योंकि नेगेटिव साइन तुमने ऑलरेडी डेरिवेशंस पे किया हो। वह ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आ गया, तो यहां से कैंसल्ड आउट करके तो 2 कैंसल्ड आउट हुआ, √3 ऊपर चला जाएगा, √3 म्यू नॉट आई बाई 2πa। साइन 60 मेरा √3/2, ये भी साइन 60 मेरा √3/2। तो मेरा B1 आएगा √3 म्यू नॉट आई बाई 2πa, यह आ जाएगा 2 इंटू √3/2। 2 से 2 कैंसल्ड आउट हो गया, √3 से √3 मल्टीप्लाई 3 म्यू नॉट आई बाई 2πa, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B1। आया समझ में कि नहीं? अब इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, किसके लिए हम निकाल रहे थे, ये वाले के लिए। अगर दिख इधर ये करंट मेरा इस तरफ जा रहा है, पॉइंट मेरा ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन कैसे होगा, कर्ल करो फिंगर को, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, यहाँ पे ऐसे किया, ये अंदर की तरफ चल रहा है, तो ये वाला क्या आएगा ना इनवर्ड, डायरेक्शंस क्या आएगा इनवर्ड। सिमिलरली B2 और B3 का डायरेक्शंस भी क्या आएगा इनवर्ड आएगा। देखिए इधर ये ऐसे चल रहा है, पॉइंट ऐसे कर्ल करना है मुझे, कर्ल करके ऐसे घुमा के अंदर की तरफ लाना है, ऐसे करंट चल रहा है ना, तो इधर मेरा पॉइंट है,
तो ये वाला पॉइंट इस तरफ आएगा, ये वाला किस तरफ जा रहा है, ये वाला अंदर की तरफ चल रहा है, तो ये भी इनवर्ड, और ये वाला करंट ऐसे आ रहा है, तो करंट ऐसे आ रहा है मतलब ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, वहां ये वाला अंदर की तरफ, ये वाला पॉइंट है अंदर की तरफ। तो तीनों मैग्नेटिक फील्ड्स B2 and B3 are also inward, directed inward. So V net क्या आएगा, तीनों का वैल्यू सेम है और तीनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो V net इक्वल टू 3V1, तीनों को ऐड करना है मुझे और कुछ नहीं, 3 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2π8, तो मेरा V net आएगा 9 म्यू नॉट आई बाई 2π8, और ये होगा इनवर्ड और ये होगा इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, लास्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्या दिया गया है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। सेंटर मतलब यहां पे निकालो, फिर से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आया समझ में, और यहां से उसका ज्वाइन कर लो भाई, तो ये वाला 45 डिग्री हो जाएगा, बाइसेक्टिंग कर रहा है, तो ये वाला भी 45, ये वाला भी 45, और यहां से ये वाला क्या हो जाएगा, ये a है तो ये वाला हो जाएगा यहां से ये वाला a/2, उसी तरह निकालना है a/2, तो ये वाला क्या हो जाएगा ना, ये वाले पॉइंट को के ले लो, ये a b c d, ट्रायंगल OKD में मेरा tan 45 इक्वल टू OK/DK, तो OK इक्वल टू क्या हो जाएगा, DK tan 45 1, तो OK इक्वल टू क्या बन जाएगा a/2। तो यहाँ पे इसके लिए मैग्नेटिक डायरेक्शन देखो कैसे होगा, देखो इधर B1 के लिए मैं निकालू, ये B1 है, सुन जरा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, फॉर्मूला क्या आएगा ना, म्यू नॉट आई बाई 4πd साइन d क्या है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस d है, जिसका वैल्यू a/2 आया है, साइन 45 प्लस साइन 45, तो म्यू नॉट आई बाई 4πd का वैल्यू a/2, साइन 45 1/√2, ये भी 1/√2, तो ये आएगा म्यू नॉट आई बाई 2πa 2/√2, तो म्यू नॉट आई बाई क्या आएगा ना √2πa, ये मेरा B1 आएगा, और डायरेक्शन आएगा आउटवर्ड, डायरेक्शन क्या आएगा, देखो खुद देखो, करंट मेरा ऐसे चल रहा है, पॉइंट मेरा ऊपर है, आउटवर्ड आया, और इसके लिए आउटवर्ड, इसके लिए ऐसे घूमेगा तो इनवर्ड, ये घूम के इधर आएगा आउटवर्ड, इसे ऐसे आउटवर्ड, तो चारों डायरेक्शंस आउटवर्ड है, तो B नेट मेरा क्या मिलेगा ना 4 इंटू B1, 4 इंटू म्यू नॉट आई बाई √2πa, तो क्या आएगा ना 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाए, डायरेक्शन आएगा आउटवर्ड। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है? आया? ओके, तो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। आज के क्लास में इतना ही था, ये उसका एक एप्लीकेशन था और उसका 2 एप्लीकेशन और है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नया एप्लीकेशन के साथ, किसका ना बायो सावर्ट शो का। आज के क्लास में अगर कुछ डाउट हुआ है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, मैं कोशिश करूंगा और एक बार समझाने के लिए। ये पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डायरेक्शंस पार्ट, वाह, तो अच्छी तरह से देखो डायरेक्शंस कैसे लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल मैंने कैसे पूरा क्लास में यूज किया है। अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, वाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बायो सावर्ट शो का नया एप्लीकेशन के साथ। थैंक यू।